नमस्कार। आपका अखबार पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे दो ऐसे नेताओं की, एक युवा हैं और दूसरे अपेक्षाकृत युवा। भारतीय राजनीति में 55 से नीचे के किसी भी नेता को युवा ही माना जाता है, तो इसलिए युवा मानकर चलना चाहिए। ये दो नेता ऐसे हैं जो अपने अपने समाज में जो युवा वर्ग है उसके लिए बड़े आकर्षण का बड़ा केंद्र है। युवा इनकी बैठकों में, इनकी रैलियों में, इनकी सभाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, खूब जोश खरोश से नारा लगाते हैं। और ये दोनों नेता ऐसे हैं जो समाज को जोड़ने में कम, तोड़ने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। वो अपनी राजनीति को, दोनों राजनीति से जुड़े हुए हैं, दोनों अपनी राजनीति को इस तरह चलाना चाहते हैं जिससे समाज में बंटवारा हो, उस बंटवारे का लाभ उनको हो। और ये दोनों नेता ऐसे हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिनके सपोर्टर बहुत हैं लेकिन वोटर बहुत कम हैं। अब ये उलटबाजी बड़ा कम देखने को मिलती है। ये विचित्र सी बात है कि सपोर्टर हैं, वोटर नहीं हैं। जो सपोर्ट करते हैं वो सुनने आते हैं, कुछ देर के लिए उनको मज़ा आता है सुनने में, उनकी बातों से वो थोड़ा उनमें उत्साह जोश आता है, और उसके बाद जब ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो उनको लगता है नहीं भाई, इनके साथ चल के जो है कहीं पहुँचेंगे नहीं, तो इसलिए फिर वो लौटकर जहाँ से आए थे वहीं चले जाते हैं। तो इन दो नेताओं में से पहले बात करता हूँ जो थोड़ा उम्र में बड़े हैं। उनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। हैदराबाद से लोकसभा के सदस्य हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम की पार्टी के अध्यक्ष हैं, सर्वे सर्वा हैं, बल्कि अध्यक्ष क्या कहें, उनको विरासत में मिली है। ये पार्टी उनके दादा ने बनाई थी, अब्दुल वहीद ओवैसी ने बनाई थी, और उनके पिता सलाहुद्दीन ओवैसी वो अध्यक्ष रहे। अब जो है असदुद्दीन ओवैसी उसके अध्यक्ष हैं। और मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये पास ऑन होता रहेगा, यानी ये विरासत में मिला, ये वंशवादी पार्टी है। पहली नेगेटिव बात कि किसी भी डेमोक्रेसी में पार्टी, अगर आपको विरासत में ज़मीन जायदाद तो सुना था, लेकिन पार्टी भी विरासत में मिले और कोई अध्यक्ष होने की बात ही नहीं कर सकता। तो और ये डेमोक्रेसी की कसम खाते हैं ये लोग दिन रात, और पानी पी पी कर कोसते हैं मोदी को और बाकी सारे दलों को कि कहीं डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी सिर्फ उनके हिसाब से सिर्फ उन्हीं की पार्टी में है, और वो अपनी पार्टी को अपनी पैतृक विरासत मानते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी का साम्राज्य जो है वो सिर्फ हैदराबाद तक सीमित है। एक समय आंध्र प्रदेश, जब विभाजन नहीं हुआ था, तेलंगाना और आंध्र अलग अलग प्रदेश नहीं बने थे, तब प्रदेश की राजनीति में, मुस्लिम राजनीति में उनका अच्छा खासा दखल था। उसके बाद तेलंगाना बन गया तो तेलंगाना की राजनीति में, लेकिन आज की तारीख में जो स्थिति है उसमें तेलंगाना का मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी पर भरोसा नहीं करता, और वो अपनी पार्टी को, जो नाम ऑल इंडिया है, तो ऑल इंडिया बनाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में उनका एक सांसद जीत गया, 2-3 विधायक जीत गए थे, इसी तरह से 4-5 विधायक उनके बिहार में जीत गए। तो अलग अलग राज्यों में अपनी पार्टी का पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका विस्तार, उनकी पार्टी का विस्तार वहीं होता है जो मुस्लिम बहुल इलाका होता है, यानी मुसलमानों के लिए, मुसलमानों द्वारा मुसलमानों की पार्टी है, और किसी जाति, समुदाय, धर्म के लोगों के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। तो ओवैसी साहब बात करते हैं डेमोक्रेसी की, बात करते हैं सामाजिक न्याय की, वो बात करते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की, लेकिन इन सब में से किसी पर उनका यकीन नहीं है। उनका यकीन सिर्फ इस बात पर है कि उनकी पार्टी कैसे आगे बढ़े और उनको सौदेबाजी में क्या मिलता है। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं उसके कुछ समय बाद से उनको एक और तमगा मिला है, और कहा जा रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम बन गए। वो वही चुनाव लड़ने जाते हैं जहां बीजेपी को मुस्लिम वोटों में विभाजन की ज़रूरत होती है। जहां ऐसा नहीं होता वहां असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ने नहीं जाते। लेकिन मतदाता, खासतौर से मुस्लिम मतदाता, राजनीतिक रूप से बड़ा जागरूक होता है। मुस्लिम मतदाता के लिए कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली स्थिति नहीं है। उसके सामने एक ही लक्ष्य है कि कौन बीजेपी को हरा सकता है। जो बीजेपी को हरा सकता है उसी को वो वोट देगा, चाहे ओवैसी आ जाए और चाहे उनके दादाजी आ जाए, कोई आ जाए, कोई मतलब नहीं उसको किसी से, किसी व्यक्ति से,
किसी पार्टी से, किसी से मतलब नहीं है। और केवल ओवैसी की बात नहीं है, आपको बता रहा हूँ मैं, 1991 को याद कीजिए। राम मंदिर के मुद्दे पर अपनी सरकार कुर्बान कर दी वीपी सिंह ने। मंडल और राम मंदिर का मुद्दा दोनों, अगर वो बीजेपी से उस समय समझौता कर लेते, शिलान्यास होने देते, मंदिर का निर्माण होने देते, तो उनकी सरकार 5 साल चलती है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इस उम्मीद में कि देश का सारा मुसलमान उनके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब 91 का चुनाव आया, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, देश भर की भी बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में चूँकि 91 में विधानसभा का भी चुनाव हुआ था, इसलिए उत्तर प्रदेश की भी बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा, लोकसभा और पूरे देश में लोकसभा, जनता दल जो उनकी पार्टी थी, मुसलमानों का वोट नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट मिला मुलायम सिंह यादव को, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को लगा कि वीपी सिंह नहीं, मुलायम सिंह यादव हरा सकते हैं बीजेपी को। तो ये कोई कन्फ्यूजन किसी के दिमाग में नहीं होना चाहिए कि मुसलमान किसी मुस्लिम नेता का, किसी हिंदू नेता का या किसी पार्टी का, संगठन का साथ देगा। वो सिर्फ और सिर्फ उसका साथ देगा जो बीजेपी को हराने की स्थिति में हो। ये गड़बड़ तभी होता है जब उसका कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाए, क्योंकि ये फिर ऊपर से आते आते नीचे आता है, सीट दर सीट, हर चुनाव क्षेत्र के हिसाब से तय होता है। और मतदान से पहले का जो शुक्रवार होता है, जुम्मे की नमाज जो होती है, जुम्मे की नमाज में संदेश दे दिया जाता है किस उम्मीदवार को वोट देना है। तो ओवैसी साहब की सभाओं में अगर आप देखते हो, चाहे उत्तर प्रदेश में वो कर रहे हो, चाहे महाराष्ट्र में कर रहे हो, चाहे बिहार में, यूथ बड़ी संख्या में आता है, बड़े जोश में नारे लगाता है। लेकिन जब वोट का समय आता है तो उनमें से 10% भी वोट नहीं देते। 10% तो मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, उनमें से 2% भी वोट नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनको ओवैसी पर भरोसा नहीं है। ओवैसी पर मुसलमानों का भरोसा सबसे ज़्यादा टूटा है तेलंगाना में, उनके अपने प्रदेश में। आज हालत ओवैसी की ये है कि तेलंगाना में हैदराबाद के बाहर, और जो उनका लोकसभा क्षेत्र है, उसके बाहर उनके कहने पर मुसलमान किसी को एक वोट नहीं दे सकता। तो मुसलमानों के बीच में उनकी नहीं चलती, लेकिन वो अपने को प्रोजेक्ट करते हैं मुसलमानों के मसीहा के रूप में, मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता अपने को बताते हैं। और उनको लगता है कि मुसलमान वही करेगा जो वो कहेंगे, मुसलमान वही सोचेगा जो वो सोचेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ओवैसी साहब की पॉलिटिक्स अलग है। और ओवैसी साहब और दूसरे नेता की जिनकी बात करने जा रहा हूँ, उनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद रावण। दलित समाज से आते हैं, जाटव समाज से हैं, उसी समाज से जिस समाज से मायावती आती हैं। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और दलितों की देश में सबसे बड़ी नेता हैं। इस समय खराब हालत में भी बसपा की चाहे जितनी खराब हालत हो, उनसे बड़ा कोई दलित नेता देश में है नहीं। और चंद्रशेखर रावण और मायावती का 36 का आंकड़ा है। मायावती को लगता है कि अगर चंद्रशेखर रावण बढ़ेगा तो मैं घटूंगी, मेरी पार्टी घटेगी। और चंद्रशेखर रावण को लगता है कि जब तक बसपा को नहीं घटाएंगे, जब तक बसपा को कमज़ोर नहीं करेंगे, उनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं बनेगी। अब एक चीज़ दोनों नेताओं में कॉमन है, ओवैसी और चंद्रशेखर रावण में, दोनों मीम और भीम की बात करते हैं, यानी मुस्लिम और दलित गठजोड़ की बात करते हैं। और ये आज से नहीं कर रहे हैं, 2014 के चुनाव से कर रहे हैं। वैसे ये नारा पहले काशीराम भी दे चुके हैं, लेकिन न तो दलित इस बहकावे में आता है, न मुसलमान आता है। दोनों में कभी इस तरह का एका नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो अगर आप देखिए, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित और मुसलमान मिल जाएं तो स्वीप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मायावती को जो भी सीटें मिलती हैं, कुछ वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही ज़्यादा मिलती हैं, वो इसी कॉम्बिनेशन के कारण मिल जाती हैं। लेकिन वो तब मिलती थी जब मायावती के साथ जाटव समाज के अलावा भी दलित समाज के लोग उनके साथ थे, कुछ पिछड़ा वोट भी मिलता था। मुसलमानों में एक और चीज़ है, मायावती पर भरोसा नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि उनको हमेशा, उन्होंने पहली बार वो मुख्यमंत्री बनी थी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, उसके बाद 2 बार और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मंत्री बनी, पोस्ट पोल अलायंस हुआ उसमें। इसलिए मुसलमानों को लगता है कि मायावती कभी भी बीजेपी के साथ जा सकती हैं।
तो इसलिए उनकी नज़र में मायावती जो है वो संदिग्ध हैं। उनकी राजनीतिक निष्ठा जो है वो सेकुलरिज्म, यानी इस देश में सेकुलरिज्म का मतलब होता है जो मुसलमानों के साथ है, मुसलमानों का पक्षकार है वो सेकुलर है, जो हिंदू की बात करे वो कम्युनल है। तो ये परिभाषा बड़ी अपने मन में स्पष्ट कर लीजिए, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये जो दो नेता हैं, युवा हैं, इनके नाम पर भीड़ आती है, इनको सुनने लोग आते हैं और इसकी वजह से लोग अलायंस चाहते हैं, लेकिन डरते भी हैं। जैसे ओवैसी से अलायंस करना तो चाहते हैं, लेकिन दबे छुपे हुए, खुले तौर पर नहीं। चाहे बिहार में आरजेडी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, उनको लगता है कि अगर ओवैसी से अलायंस किया, खासतौर से सपा और आरजेडी को लगता है कि मुसलमान उधर एक बार चला गया तो शायद मेरे पास लौट कर ना आए। तो इसलिए ओवैसी मुसलमानों के नेता न बनने पाएँ, इसकी पूरी कोशिश रहती है। आरजेडी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन सभी पार्टियों की। उसके अलावा भी आप पश्चिम बंगाल में चले जाइए, ममता बनर्जी कभी नहीं करेंगी, कांग्रेस कभी नहीं करेगी। लेकिन राजनीतिक प्रतिभा अगर किसी को दिखाई दे रही है तो वो आरएलडी के नेता जयंत चौधरी है। वो किसी भी हालत में चंद्रशेखर रावण के साथ अलायंस करना चाहते हैं और उनकी बड़ी विचित्र बात है, मैंने पहले भी कहा था कि वो दोनों के साथ अलायंस करना चाहते हैं। वो बसपा के साथ भी चाहते हैं और चंद्रशेखर रावण के साथ भी चाहते हैं। उनकी भीम आर्मी है और उन्होंने एक पार्टी भी बना रखी है। हालांकि उनका इलेक्टोरल परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार हार गए। चुनाव के मैदान में फिसड्डी साबित हुए, कोई वोट देने आता नहीं, लेकिन उनकी सभाओं में भीड़ आती है। तो चंद्रशेखर रावण और असदुद्दीन ओवैसी, ये 2 अलग अलग समाज के नेता हैं, जिनके समाज के लोग उनको सुनने तो आते हैं लेकिन उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? राजनीति में सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वसनीयता। अगर नेता पर भरोसा हो, अगर नेता पर विश्वास हो तो वो नरेंद्र मोदी बनता है। विश्वास ना हो तो वो फिर अखिलेश यादव या चंद्रशेखर रावण और मायावती या फिर जो है असदुद्दीन ओवैसी बनता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि डेमोक्रेसी में कहीं भी किसी भी देश की हो, कोई नेता कितने बड़े जनाधार वाला है, उसका वोट बेस कितना बड़ा है या बड़ा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका समर्थक वर्ग उस पर कितना भरोसा करता है। समर्थक वर्ग को लगता है कि ये बात तो शायद ठीक कह रहा है लेकिन ये कुछ कर नहीं पाएगा। जब ये मन में आ जाता है कि इनके बस का नहीं है, भैया तुमसे ना हो पाएगा, जब ये बात मन में आ जाती है तो फिर वोट नहीं मिलता है। वही हो रहा है चंद्रशेखर रावण और असदुद्दीन ओवैसी के साथ। असदुद्दीन ओवैसी हाथ पैर मार रहे हैं, हर जगह कहीं 1000, 2000, 5000 तक वोट मिल जाते हैं मुस्लिम इलाकों में जहाँ जहाँ कैंडिडेट खड़े करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। उन पर आरोप जरूर लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है और मुस्लिम वोट बांटने के लिए आते हैं, बीजेपी की मदद के लिए आते हैं, लेकिन वो मुस्लिम वोट भी बांट नहीं पाते। ये उनकी हैसियत नहीं है, क्योंकि मुसलमान को समझ में आता है कि ये सिर्फ अपने परिवार की और अपनी जो पैतृक पार्टी है उसकी हैसियत बढ़ाने, राजनीतिक बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए हमारा वोट चाहते हैं, हमारा कोई भला नहीं चाहते, हमारे बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये 2 नेता पूरी दुनिया के डेमोक्रेसी में बड़ा विचित्र फिनोमेना है कि समर्थक हैं लेकिन वोटर नहीं हैं। तो सपोर्टर हैं, वोटर नहीं हैं, तो ऐसा नेता हमेशा चुनाव के मैदान में फिसड्डी साबित होगा। लेकिन चुनाव के मैदान के बाहर उसकी छवि जो है, उसकी जो हैसियत है या उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत बड़ी दिखाई देगी। और यही इन दोनों के साथ हो रहा है। चंद्रशेखर रावण कहीं भी देश में किसी भी मुद्दे पर आंदोलन हो रहा हो, चाहे वैज्ञानिक कर रहे हो, चाहे किसान कर रहे हो, चाहे सैनिक कर रहे हो, हालांकि सैनिक आंदोलन नहीं करते, लेकिन पूर्व सैनिकों की बात कर रहा हूँ, पूर्व सैनिक आंदोलन कर रहे हो या कोई किसी वर्ग का आंदोलन चल रहा हो, चंद्रशेखर रावण वहाँ पहुँच जाएंगे। उनका उस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, उस मुद्दे की कोई समझ नहीं। इसी तरह से असदुद्दीन ओवैसी, दुनिया में कहीं मुस्लिम वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा हो उस पर असदुद्दीन ओवैसी की राय है। और अभी आपने देखा इजराइल पर जिस तरह से शर्मनाक हमला किया है हमास ने, आतंकवादी संगठन ने,
उसका समर्थन करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी तुरंत सामने आ गए। तो ये आतंकवादियों का समर्थन करने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि वो मुसलमान होना चाहिए, और ये राजनीति उनको बहुत दूर तक न ले जा पाएगी न ले जा पा रही है। तो ये दोनों ऐसे नेता हैं जो मुझे लगता है कि हमेशा बड़े सपोर्टर बेस और मिनिस्क्यूल वोटर बेस के साथ अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते रहेंगे, कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। ये पहुंच सकते हैं किसी से अलायंस में, कुछ मिल जाए, उसका सपोर्ट मिले, उसका वोट मिले, ट्रांसफ़र हो। इनके पास अपना कोई वोट है नहीं ट्रांसफ़र कराने के लिए, इसलिए कोई अलायंस नहीं करता। सबको लगता है कि ये एक एसेट नहीं, लायबिलिटी है। जो भी अलायंस होते हैं, पॉलिटिकल अलायंस, वो तभी होते हैं जब दोनों पक्ष एसेट हों, एक दूसरे को कुछ देने की हालत में हों। यहाँ इन दोनों नेताओं की स्थिति ये है कि ये केवल लायबिलिटी है। इनके बयानों से पार्टी का कब नुकसान हो जाएगा, ये कब किसके खिलाफ बयान दे देंगे, कुछ पता नहीं है। तो इनका अनप्रेडिक्टेबल होना भी इनके बहुत खिलाफ जाता है, इसलिए इनसे कोई हाथ मिलाना नहीं चाहता है। दूर दूर से संबंध रखना चाहते हैं, पास कोई आना नहीं चाहता। लेकिन इन दोनों को लगता है कि इस तरह की राजनीति से उनको कम से कम मीडिया स्पेस मिलता है, माइंड स्पेस भले न मिलता हो, तो मीडिया स्पेस मिलता रहता है, तो ये चर्चा में बने रहते हैं। चर्चा में बने रहते हैं तो इनको ये गलतफहमी बनी रहती है कि वो राष्ट्रीय नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, और इसी मुगालते में वो जीते रहते हैं। पैसे वैसे की कोई कमी है नहीं, तो इसलिए कोई वो उस क्षेत्र में कोई समस्या है नहीं। बस ये है कि खबरों में बने रहें, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, इस नीति पर चलते हैं ये लोग। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।